इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इस वबा के अंदर इजाफा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर मेरे 3 जानने वाले, एक बहुत दोस्त जो जामे कराची में मेरे साथ फरोख्त भाई पढ़ा करते थे, उनका इंतकाल हुआ है कल ही। और उससे पहले 2 और दोस्त और जानने वालों का इंतकाल कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि लोगों को शायद इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है कि वहाँ पर मास्क वगैरह पहन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ हाजिर है। नाज़रीन, ये जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर है, इसने दुनिया को एक दफ़ा फिर जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। और हम देख रहे हैं कि जो नंबर जिस तेज़ी से इजाफा हो रहे हैं दुनिया के अंदर, और एमरजेंसी बहुत सारे, स्पेन के अंदर एमरजेंसी लग चुकी है, यूरोप के अक्सर ममालिक के अंदर जो है वो एमरजेंसी लगा दी गई है और बड़े सख्त एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं और लॉकडाउन्स कर दिए गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इस वबा के अंदर इजाफा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर मेरे 3 जानने वाले, एक बहुत दोस्त जो जामे कराची में मेरे साथ फरोख्त भाई पढ़ा करते थे, उनका इंतकाल हुआ है कल ही। और उससे पहले 2 और दोस्त और जानने वालों का इंतकाल कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि लोगों को शायद इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है कि वहाँ पर मास्क वगैरह पहनने हैं, नहीं पहनने हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी सूरत हाल कुछ इसी तरीके से कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है एक नंबर में इजाफा हो रहा है। लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों की अमवात हो रही है। लेकिन बहरहाल जो साउथ एशियन का अपना एक कल्चर है, लोग ज़रा सा बेपरवाह होकर रहते हैं। क्राउड्स के अंदर जो है वो मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, जो आमतौर पे जो है वो गरीब मुल्कों के अंदर जो सूरत हाल होती है वो इन ममालिक के अंदर मौजूद है। लेकिन बहरहाल जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि कनाडा के अंदर भी ये सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी फैली, और ख़ास तौर पे उस शहर के अंदर जिसके अंदर मैं रहता हूँ, जो कि पील रीजन के अंदर आता है। इस शहर के अंदर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के लोग जो हैं इफेक्ट हुए हैं, और जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग बात है हमारे लिए कि 525 अफराद पील रीजन के अंदर जो है आज के अंदर जो है वो कोविड-19 से इफेक्ट हुए हैं। और पिछले 4-5 दिनों के अंदर 2-3 अफराद के इंतकाल की खबर कोविड-19 की वजह से मैं सुन चुका हूँ। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, मेरी कम्युनिटी के लोगों आपसे गुजारिश है, अगर आप थोड़ा सा कम शॉपिंग कर लेंगे, कॉस्को नहीं जाएंगे, वॉलमार्ट नहीं जाएंगे, नौफरिल नहीं जाएंगे, या किसी और क्राउडेड जगह पे नहीं जमा होंगे, दोस्तों यारों और रिश्तेदारों से थोड़े दिन नहीं मिलेंगे, तो कोई आफत नहीं आनी। इस दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, वक्त दिया है। और उस वक्त को आपने इस वक्त जो है वो बेहतरीन अंदाज में इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि अपने आप को भी बचाना है और अपने ज़रिए दूसरों तक फैलने भी नहीं देना है इस बीमारी को। तो खुदारा मास्क पहनिए, हाथ मुस्तकिल धोइए, और अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों को बार बार ताकीद करें कि वो जो है वो ना सिर्फ इस वबा को फैलने में हम मददगार कम से कम शामिल ना हो, हम जो है वो एक मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और वो पहनें। उसके बाद मैं अगले मौजू की तरफ, जाहिर सी बात है जो हमारा मौजू है वो जो हमने पिछले हफ्ते आपसे वादा किया था कि हम जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर जो एक मुसलमानों की एक इमर्जिंग जो पार्टी है, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। लेकिन हम ये इमर्जिंग पार्टी बननी क्यों है, क्या वजूहत हैं उसकी, कि कैसे ये हुआ कि इतने अरसे तक मुसलमान जो है वो बहुत सारी सेकुलर पार्टी को सपोर्ट करते रहे, कांग्रेस का हिस्सा रहे या बीएसपी का हिस्सा रहे या आरजेडी का हिस्सा रहे, ये बहुत सारी जो सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं उसका हिस्सा रहे, और लेफ्ट का भी हिस्सा रहे, बहुत सारी लेफ्ट की पार्टियां उसका से। लेकिन अब इंडिया में ऐसा लगता है कि बीजेपी की पिछले 10-15 सालों से जो हुकूमत है उसने आहिस्ता आहिस्ता सेकुलरिज्म को शिकस्त दे दी है,
और ये पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन के अंदर बहुत कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं दिखा पा रही हैं। और नतीजा ये है कि बीजे खुद कांग्रेस की पार्टी जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर वो सिमट कर 50, 55, 60 सीटों के ऊपर ही सिर्फ रह गई है नेशनल असेंबली के अंदर, जबकि बीजेपी को एक बड़ी कुव्वत वहां पर हासिल है। ना सिर्फ उसको हासिल है बल्कि उसके बहुत सारे जो अलायंस हैं उन्होंने भी मिलकर किए। आज मेरे साथ दिवांशु साहब हैं। दिवांशु साहब जो है इंडिया ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, आपको पता है कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हम इनसे वक्तन व वक्तन जो है वो बात तो खैर बहुत सारे इंटरनेशनल अफेयर्स पे करते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली जो है हमारा मौजू जो है वो पिछले हफ्ते भी था इंडिया। और मैं एक सवाल जो है वो दिवांशु साहब के पास छोड़कर गया था और उम्मीद है कि मैं उसी सवाल से बात को शुरू करूंगा और उसके बाद को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दिवांशु साहब, सवाल मुझे याद है, आपको याद उम्मीद है होगा, मैंने कहा था कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी है, उस पार्टी को मुसलमानों ने वहां पर सपोर्ट किया। जाहिर बात है वहां पर कांग्रेस और बीजेपी भी थे, उनके उनके उनकी बजाय उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर सपोर्ट किया, भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया और बड़ी अच्छी तरीके से जो है आम आदमी पार्टी जो है वहां पर जीत गई। अच्छा, इसी दौरान एनआरसी और आपको पता है एनपीआर जो है वो उसका सिलसिला शुरू हुआ। तो जो शाहीन बाग है, वो शाहीन बाग खैर इंटरनेशनल वो बन गया। उसके बाद उसने जो है वो खवातीन ने वहां पर एक धरना दे दिया इस एनआरसी और उसके खिलाफ। लेकिन अच्छा, उसके नतीजे में जो जो चीज़ होनी तो ये चाहिए थी कि कुछ जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो कहती कि हाँ ये गलत है, ये सही नहीं है, उन्होंने ये एक्ट नहीं लिया। बल्कि मुझे याद है केजरीवाल के जो है वो उनका जो प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के, उनका एक बयान आया जो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था। वो बयान ये था कि ये बीजेपी की वजह से हो रहा है, अगर बीजेपी जो है वो इन मसाइल को खड़ा नहीं करती तो ये सड़कें बंद नहीं होती। अच्छा, उन्हें सड़कें बंद होने पे और लोगों की मुश्किलात के लिए तो बड़ी परेशानी थी, लेकिन जो असल में इस कानून की वजह से जो मुश्किलात पेश आ सकती हैं लोगों को और ख़ासतौर पे वहाँ के मुसलमानों को, उस हवाले से उन्होंने कोई खातिर ख्वाह बयान नहीं दिया। तो ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ के गया था कि ऐसा क्यों था। देखिए, जब सीए के खिलाफ एजिटेशन शुरू हुआ, एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ एजिटेशन शुरू हुआ, तो वो शाहीन बाग, ये शाहीन बाग दिल्ली और नोएडा के बीच का एक एरिया है, ओखला के पास, जहाँ जहाँ पे जो आपने बताया, इन लेडीज ने वहां पे धरना दिया और वो काफी बड़ा बन गया और उन्होंने उसको रोका। और उस धरने में ये नहीं है कि कोई मुसलमानों का वो धरना था, वहां पे सभी सेक्युलर पंथी लोग वहां पे पहुंचे, पूरे देश से, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स रहे हों, हर तरीके से हर जगह से लोग पहुंचे। और इनफैक्ट अगर आपको मैं क्योंकि यहाँ पे काफी इन्वॉल्व था एंटी सीए स्ट्रगल में, तो मैं भी इंडिया गया और शाहीन बाग में मैंने स्पीच भी दी है, एंड आई आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल देयर, जस्ट टू शो दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द स्ट्रगल व्हिच इज देयर ऑफ नो, शाहीन बाग। आई रिमेम्बर दैट, हमने प्रोग्राम भी किया था इसके ऊपर। तो मैंने वहां पे देखा शाहीन बाग में कि वहां पे उस समय जब मैंने करीबन आधा दिन वहां पे बिताया, और वहां पे बीजेपी के जो गवर्नमेंट ने अपने इंटेलिजेंस के लोग भी भेजे हुए थे, वो इंटरव्यू भी कर रहे थे, लोग वो नोट भी कर रहे थे कौन कौन आया है। परंतु वहां पे मैं समझता हूँ 40% के करीब लोग जो है वो हिंदू, सिख और सभी और अलग पंथों के थे जो उनके साथ खड़े हुए थे। वहां पे जो लंगर है वो एक सिख लोग चला रहे थे, खाना पीना, मतलब the point I'm trying to make is this was a struggle which was done, which was taken care of by everyone. Yeah, that's true. जहां तक केजरीवाल का सवाल है, उसी समय उसी दौरान इलेक्शंस भी चल रहे थे दिल्ली के। तो बेसिकली बीजेपी कोशिश ये कर रही थी कि शाहीन बाग का मुद्दा पे वो हिंदू वोट जो है अपनी जेब में लाए। और उस समय ये महसूस जो केजरीवाल जो है, केजरीवाल एक्चुअली मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है, केजरीवाल भी आईआईटी से इंजीनियरिंग बैच के हैं और मैं उनको जानता भी हूँ पर्सनली। केजरीवाल एक सोशल एक्टिविस्ट की जगह अब पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं और एक्चुअली बन चुके हैं। ठीक है। तो जो शायद इतने सालों में फर्क पड़ता ही है, उनको ये समझाया गया था और जो उन्होंने समझा कि इस समय एंटी हिंदू शो करना या इंडिया में क्या हो चुका है, या प्रो मुस्लिम शो करना वो एंटी हिंदू बन जाता है, ये भी एक मसला है जी। आजकल माहौल इस तरह से खराब कर दिए गए हैं कि अगर आप प्रो मुस्लिम हैं तो आप एंटी हिंदू हैं एक्चुअली। हाँ,
तो अगर आप अपने को प्रो मुस्लिम शो कर रहे हैं, हाँ तो उससे जो वोटों का खामियाजा होना था, हाँ इसकी वजह से वो उस समय बोल नहीं पाए। और उनके खिलाफ तब भी बीजेपी के जब लोगों ने ज्यादा बयानबाजी की, तो उन्होंने राम की जगह अपने को हनुमान का भक्त बना के खड़ा कर दिया जी कि जी 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 बिल्कुल, उन्होंने कहा जी हमने उसका 40वां वो 40वां पढ़ा था जनाब। जी जी। मैंने तब आपके पैनल पे भी बोला था, और मैंने अपने राइटअप में भी लिखा कि केजरीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम बन चुका है। हालांकि मुसलमानों ने उनका पूरा सहयोग दिया, ठीक है। शाहीन बाग में भी उनका एमएलए जो है वो जीता है हाँ उस पूरे, और मैं समझता हूं उनके 9 या 11 एमएलए जो है वो मुसलमान जीते हैं, ठीक और है। पूरा सपोर्ट रहा, परंतु वो चुप रहे ना। हाँ ये बात जरूर है कि बीजेपी वहां पे दिल्ली जो है वो नेशनल यूनियन टेरिटरी है, जी तो जी वहां पे पुलिस वगैरह है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन जो है वो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो ठीक। उसमें जो प्रशासन चुप रहा या जिस तरह से दंगों को कंट्रोल नहीं किया, उसमें उनका हाथ, उसमें भी आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर सकती थी, ये मैं मानता हूं। ठीक। परंतु एक एक स्टेट का, दिल्ली प्रशासन का चीफ मिनिस्टर किसी भी दंगे में खुद ना खड़ा हो, 3 दिन तक चुप रहे और दंगों को ये असल में अलार्मिंग बात है, यही बात अलार्मिंग है एक्चुअली। देखिए किसी भी देश में, और ये हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में दंगे 70 साल से चलते आ रहे बिल्कुल हैं, चलते रहते हैं, कोई मसला हमने नहीं। हर बार देखा है कि दंगे तब होते हैं जब प्रशासन कड़ा रुख नहीं अपनाता। एग्जैक्टली। जिस समय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है, कोई दंगों पे, हर दंगे पे कंट्रोल हुआ है। ठीक है। इसको भड़कने दिया, इसको भड़काया गया, और हाँ, केजरीवाल चुप रहे, ठीक है। जिसकी वजह से वो जिस भी अदालत में खड़े होकर अपने को अच्छा सही कर दें, परंतु मैं समझता हूँ जनता की अदालत में ये सामने आ गया कि ही इज बेसिकली ट्राइंग टू बिकम एन ऑल्टरनेटिव टू। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं आपके अगले सवाल के जाऊं, एक छोटी सी वीडियो देखते हैं ओवैसी साहब की। मैंने कुछ चीजें कलेक्ट की हैं उनका शॉर्ट जो वो किया है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर। 2 मौजूआत के ऊपर वो जो है ना वो बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की है पार्लियामेंट के अंदर। एक तो एनआरसी के हवाले से उन्होंने अपना जो स्ट्रांग है उनका ओपोनेंट, और एक जो खवातीन के हवाले से जो कुछ लॉज लेकर आ रही थी बीजेपी, वो 3 तलाक का ही मामला था, उस हवाले से जो है ना उन्होंने अपनी वहां स्टैंडिंग की है और कुछ सवालात को रेज किया है लोगों के जहनों में। तो आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं नाज़रीन। और हमको इस्लामिक ममालिक से मत मिलाइए, वरना रेडिकलिज्म बढ़ेगा। मत मिलाइए हमको इस्लामिक ममालिक से मतलब नहीं, हमको हिंदुस्तान से, भारत से मतलब। सर मैं खत्म कर रहा हूं। मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम महिला पे जो रेप हुआ, एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ। सर मुबारक हो आपको, ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा सर, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए, आप अभी तक नहीं लाते। सर क्यों नहीं लाते सर? आखिर में, अगर मैं खत्म करने से पहले कह रहा हूं, यह कानून मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है। सर हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह कयामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे। कानून बनाने से सोशल ईवल का खात्मा नहीं होता, वरना औरतों पर जो जुल्म हो रहा है वो कानून से खत्म नहीं हुआ। और राजीव गांधी ने जो कानून बनाया, मैं आपको कह रहा हूं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। अपने इल्म में इजाफा करो और अपनी जहालत का सबूत मत दीजिए। ये कानून जुल्म करेगा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, इसीलिए मैं इसकी खिलाफवर्जी करता हूं। मुझे मालूम, और मैं आपको कह रहा हूं कि अभी सर मैं अभी हलवा और पूहा खा के आऊं, इसलिए अच्छा बोल रहा हूं। हाँ, तो सर ये एनपीआर और एनआरसी का मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे, बल्कि मैं प्रधानमंत्री को जरा हिम्मत करके कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं प्रधानमंत्री, आप ये बता दीजिए कि एनपीआर एनआरसी क्या एक सिक्के के 2 रुख नहीं है? क्या एनपीआर और एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स में नहीं है 14A के तहत? अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, इसीलिए आपने 3900 बोलना चाह रहे तो मैं बैठ जाऊं। आप बोलिए ना सर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट, प्रधानमंत्री कहते हैं ये नागरिकता देता लेता नहीं है, ये देता भी और लेता भी है। उसकी मिसाल क्या है? आसाम। क्या आसाम में 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए, वो बंगाली जबान बोलते? आसाम में 5 लाख बंगाली जबान बोले हिंदू हैं, आप बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देना चाहते हैं, आसाम के 5 लाख मुसलमानों को नहीं देना चाहते।
कि आसाम की असेंबली में आपने नहीं कहा, आपकी सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये है, एनपीआर होगा, नहीं घुसपैठी नहीं, घुसपैठियों का बाप हूं, नहीं है सर। एनपीआर एनआरसी एक ही है सर। एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। प्रधानमंत्री बता दें कि आसाम के 5 लाख बंगाली हिंदुओं को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी CAA के तहत। सर आखिरी में सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मुल्क में जो माहौल है, प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट कह रही है क्यों हो रहा है एहतजाज। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं। आज मुस्लिम महिला उनके खिलाफ खड़ी है तो भाई को नाराजगी क्यों हो रही है, एहतजाज क्यों हो रहा है। सर ये जो लड़ाई है ना सर, ये हमारे वजूद और बका की लड़ाई है। तो नाज़रीन, आपने जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर क्या ज़ोरदार तरीके से अपने मोटिव को बयान किया है। अच्छा, जब वो बोलते हैं तो बीच बीच में चुटकुले भी छोड़ते हैं, जिससे बड़ा जो है ना वो बड़ा मज़ा पैदा करते हैं। उनकी एक अपनी जो है ना एक बड़ी खूबी है कि वो मजमे को बोर होने नहीं देते, चाहे वो पार्लियामेंट का मजमा हो चाहे वो जलसे का मजमा हो। ये तो मैंने कई उनकी तकरीरों से अंदाज़ा लगाया है। तो बहुत क्राउड पुलर हैं, ज़बरदस्त किस्म के। और उनकी पार्टी ने अभी बिहार के अंदर, हमने पिछली दफ़ा भी जो डिस्कशन किया है, 5 सीटें नहीं हैं, उसके बाद तो जो है जनाब वो 3 आपकी स्टेट्स के अंदर जो है उनकी पार्टी ने अपने कदम जमा लिए हैं, जिसके अंदर तेलंगाना में तो वो है ही बहुत अरसे से। उसके बाद जो है वो अब उन्होंने बिहार के अंदर जोर लगाया, और आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी उनका जो एक MLA और एक जो है MP मौजूद हैं। तो बड़ी अहम तरीन उनकी पेशरफ्त है, और उन्होंने वहीं पर जो है ना दिवांशु साहब बंगाल की तरफ जाने का। अच्छा, मुझे जो महसूस होता है कि ये जो जैसे जैसे BJP की पॉलिटिक्स इस 2014 के बाद से, आप देखिए 2019 में जैसे जैसे उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, जैसे NRC NPR ले लिया, 370 ले लिया, और उसके बाद बाबरी मस्जिद का जो अभी जो डिसीजन आया वो हो गया, या कई ऐसी चीज़ें जो एग्रेसिवनेस की तरफ मोड़ जा रही है, उसके नतीजे में मुसलमान शायद ये समझ रहे हैं कि वो बंद गली के अंदर आ गए, और अब सिर्फ उनका ही कोई चाहने वाला लीडर ही जो है उनको बचा सकता है, और इस वजह से शायद उनको पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिल रही है। आप क्या समझ रहे हैं इस पर? देखिए, बीजेपी का ये बीजेपी जनसंघ, RSS कहिए, हिंदू महासभा कहिए, इनका ये एजेंडा पिछले 70 साल से था कि हमने एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, और चाहे वो सावरकर बेस्ड आइडियोलॉजी बोले या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बोले, और वो कभी नहीं कर पाए क्योंकि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, अपर हाउस और लोअर हाउस में, उनकी कभी मेजॉरिटी नहीं रही। ठीक। इस बार पहली बार उनकी मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में आई, और उसके बेसिस पे उन्होंने अपने एजेंडा को इंप्लीमेंट करना शुरू किया, जिसमें आर्टिकल 370 का एबॉलिशन, आर्टिकल 35 का एबॉलिशन, बाबरी मस्जिद को उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस अपने तरह के लाए, बाबरी मस्जिद का फैसला लेके आए, CAA NRC लेके आए। इस तरह के उन्होंने हालात क्रिएट किए हैं मुस्लिम्स के लिए कि उसमें जो अच्छी चीज भी अगर वो करे, अगर चाहे उन्होंने ट्रिपल तलाक के बारे में जो किया, जिसको मैं एक वैसे देखा जाए तो एक प्रोग्रेसिव डिसीजन मानता हूं, क्योंकि ये मैं ही नहीं, ये इंडिया के बहुत से प्रोग्रेसिव लोग, बहुत से प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी, और एंड डेफिनेटली ऑल लेडीज, दे कंसिडर्ड एज अ वेरी प्रोग्रेसिव जजमेंट। पर वो जजमेंट भी इस लिहाज से देखा जाने लगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए बीजेपी ने लिया है। सो यू सी, जब आदमी गलत होता है तो उसकी अच्छी चीजें भी गलत तरीके से देखी जाती हैं। लेकिन तो इसके अंदर एक करेक्शन है। इसके अंदर जो मुसलमानों की कुछ जो तबकात थे उन्होंने भरपूर सपोर्ट की है, जैसे अहले तशी हजरात थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, और जो है वो इसी तरीके से जो देवबंदी और जो इस तरह के जो लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। इसमें जो सिर्फ जो मसला था वो जो हनफी मुसलमान थे उन्होंने जो है वो इसको सपोर्ट नहीं किया था, और ओवैसी साहब खुद हनफी मसलक के मानने वाले हैं, इसलिए वो तो उसकी मुखालफत कर रहे थे। जी देखिए, ऐसा है कि इंडिया, आप जानते ही हैं कि इंडिया में भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी भी अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, विच इज ऑलवेज देयर इन ऑल दी सोसाइटीज। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, जो मैं कहना चाहता हूं कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आज के दिन में मुसलमान इंडिया का आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, और जिस तरह से हालात लाए, अब आप इसके अलावा जो बीफ के नाम पे कहीं भी किसी भी मुस्लिम आदमी को पीटा जा सकता है, उनको जिंदा जलाया जा सकता है, और उसके बाद जो करते हैं उनको सजा ना देके उनको देशभक्त या शहीद या पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है उनको।
ये चीज जो हालात हो गए हैं इंडिया में, वो इंडिया का हिंदू तालिबाइजेशन होता जा रहा है, या अगर अभी तक नहीं हुआ है तो होता जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी वो तो बात नजर आ रहा है कि अभी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, हम भारत एक सेक्युलर देश रहा है। भारत के आज के दिन में भी मैं ये समझता हूं कि हमारी 60% जनता जो है वो सेक्युलरवादी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हम सब लोग एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। पर ये जो 33 से 40% जिसपे हिंदुत्व का भूत चढ़ गया है, और अगर आप बीजेपी का वोट बैंक देखें पूरे इंडिया में, तो उनका बीजेपी का वोट बैंक अपना 35 to 40% ही है। पर वो जब, क्योंकि बाकी लोग जो बट जाते हैं, पहले क्या होता था कि कांग्रेस पावर में सत्ता, ये नहीं है कि ये लोग राइट विंग हमेशा रहा है, जी जी बिल्कुल, परंतु हमेशा था। पहले कांग्रेस एक स्टेबल और एक स्ट्रांग पार्टी थी। जी 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 तो जी सारे सेक्युलर लोग या छोटी छोटी पार्टियां जुट के एक अलायंस बना के या कांग्रेस के छाते के अंदर सब आ जाती थी। जी जी अब जी वो छाता जो है वो फट गया है। बिकॉज ऑफ लीडरशिप वैक्यूम, वो छाता खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही और बात वो है। छाता, और उसकी वजह से जब छाता खत्म हो गया, तो एक तूफान ऐसा आ गया है बीजेपी के हिंदुत्व का, कि जिसके अंदर सबके सब लोग ढहते जा रहे हैं। और उस समय मुस्लिम कम्युनिटी अपने को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और ऐसे माहौल में ओवैसी जैसे, देखिए ओवैसी की पार्टी एक अलग व्यक्तित्व है, और ओवैसी साहब एक बहुत अच्छे और अलग व्यक्तित्व है। मैंने उनकी कितनी स्पीचेस पढ़ी हैं ना, इसके अलावा उनके इंटरव्यूज भी सुने हैं। He comes out as a very secular, very and who's very proud of being being an Indian. So एग्जैक्टली। he comes out, he comes out in many a, देखिए कई बार उनको स्टैंड लेना पड़ता है अपना मुस्लिम, देखिए पॉलिटिशियन तो है ही, हाँ, जाहिर सी अपना बात वोट है। बैंक बनाने के लिए उनका वोट बैंक तो मुस्लिम ही है ना। मतलब अब जी, ऐसा तो नहीं है ना, जाहिर बात है, अभी भी अगर चले कोई दूसरा है भी तो वो 1-2% से ज्यादा नहीं होगा, या आधा % होगा, लेकिन असल तो मैं वोट समझता बैंक हूँ वो उनका भी बढ़ेगा। मुसलमान ही है, मुस्लिम ही है। हाँ नहीं नहीं, देखिए वो भी बढ़ेगा, ये हाँ। बात नहीं है, परंतु ओवैसी साहब एक ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं कि उनकी पहचान बनती जा रही है एक मुस्लिम लीडर के उसमें। नाउ कम्स द बिग टेस्ट। अब अगर वो एक प्रोग्रेसिव आदमी के तरह और अपनी पार्टी को प्रोग्रेसिव बना के चलेंगे, तो और भी लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। इसका हमें बंगाल में या आगे और भी जो इलेक्शंस आएंगे उसमें हमें असर दिखेगा। अब बिल्कुल सही ये बात उनके किया। ऊपर है कि वो, अगर वो और कंजर्वेटिव होते जाएंगे, तो वो अगर जितने ओवैसी साहब कंजर्वेटिव होंगे, उतना बीजेपी और स्ट्रांग होगा, क्योंकि बीजेपी को एक व्यक्ति मिल जाएगा, एक पार्टी मिल जाएगी जिसको बलि का बकरा बना के वो अपना अच्छा, एक मतलब। एक एक अहम बात और भी, डिमांशु साहब के अभी जो है ना, वो ओवैसी साहब ने जब ऐलान किया तो उन्होंने कहा, अभी 2-3 दफा उनकी पार्टी के मुख्तलिफ लोग कह चुके हैं कि जी वो टीएमसी के साथ मिलके जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। जी और जी वो आ रहे हैं बंगाल। अच्छा, बंगाल की जो ओवरऑल सूरत हाल है वो बिहार से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। आपको तो मुझसे ज़्यादा अंदाज़ा है इस बात का कि जी जी बंगाल के अंदर जो है वो मुसलमानों की बहुत बड़ी बड़ी आबादी है, और कोई 90 सीट, 143 सीट, 143 सीट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुसलमानों का बहुत बड़ा असर मौजूद है। अच्छा, उन 143 में से 90 सीट ऐसी हैं जहां पे मुसलमान जो है वो विनिंग पोजीशन के अंदर, अगर वो मुसलमान को वोट दे दे तो उनका कैंडिडेट वहां जीत जाता है, और टीएमसी भी उन्हीं को वोट देती है, मुसलमानों को देती है। उनकी बहुत बड़ी तादाद है वहां पर भी उनके एमएलए की, ऐसी बात नहीं है कि वो मुसलमानों को वोट नहीं देते, वो मुसलमानों को टिकट्स देते हैं वहां पर। तो एक बहुत बड़ी तादाद टीएमसी के अंदर भी वो मौजूद है। अच्छा, कांग्रेस भी मुसलमानों को टिकट देती है वहां पर, लेकिन कांग्रेस की खैर बहुत सारा सीटें तो नहीं आई है वहां पर, और बीजेपी का अभी बहुत बड़ा असर रसूख वहां मौजूद नहीं है। पहले उनकी 2 या 3 सीटें थी, अब 18 सीटें मौजूद हैं। तो अब ये जो ओवैसी साहब अगर जा रहे हैं, और अगर टीएमसी ने उनको प्रोग्रेसिव बनने में या सेकुलर बनने में मदद नहीं की ओवैसी साहब को, तो उन पे तो ठप्पा लग जाएगा, फिर सिर्फ मुसलमान लीडरशिप है ये। क्योंकि किसी ना किसी को तो, जैसे यहाँ पर बिहार में 2-3 सेकुलर पार्टियों ने उनको सपोर्ट कर दिया, उसके नतीजे में एक बेहतर पोजीशन उनकी तो कम से कम बन गई। बाकी वो सीट नहीं जीत सके दूसरे लोग, लेकिन ये कि वो कम से कम 5 सीटें वहां पर पहुंच गई। तो टीएमसी अगर वहां पर हाथ नहीं बढ़ाएगी या कांग्रेस हाथ नहीं बढ़ाएगी, तो फिर डायरेक्टली फायदा तो बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है वहां पर। देखिए ऐसा है कि
बंगाल जो है 35 साल वहां पे सीपीआई सीपीआईएमएल लेफ्ट पार्टीज का राज रहा। वहां पे टक्कर जो है वो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट की कांग्रेस से होती थी, बीजेपी का तो कोई नामो निशानी नहीं था। एग्जैक्टली। बंगाली जो है वो थोड़ा लेफ्टिस्ट किस्म की सोच है, प्लस थोड़ी प्रोग्रेसिव सोच है। वहां पे बीजेपी या राइट विंग का कभी नाम नहीं रहा। ये अब हालात उन्होंने इस तरह से क्रिएट किए हैं जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी लोगों का वो यहाँ पे आ रहे हैं, इस तरह मतलब दुनिया भर के उन्होंने क्रिएट किया, डिवीजन क्रिएट किया, गंद फैला जिसके। और दूसरी बात ये है कि सीपीआई जो लेफ्ट फ्रंट है वो बिल्कुल ही टूट गया, वो एकदम ही खत्म हो गया। तो उसकी जगह में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसमें टीएमसी और उसमें ये बीजेपी जो है वो घुसने शुरू हुए हैं। जी जी। अब इस समय जो है सेक्युलर वोट जो है वो टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की सिचुएशन तो बिल्कुल ही आप कह लीजिए एक उसकी सिचुएशन वो तो एक इट्स फेसिंग अ मेजर लीडरशिप वैक्यूम। तो टीएमसी के साथ इस समय सेक्युलर पंथी जुड़े हुए हैं जहां पे अब ओवैसी साहब अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो इस समय हालात ये हैं, अगर आप वैसे देखें और जो रियलिटी है कि ओवैसी साहब, ममता बनर्जी वो खुद भी एक शेरनी है, वो ओवैसी साहब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सही बात है। अपने वोट के लिए नहीं, उनके पास सीटें बहुत बड़ी तादाद में, उनके पास सपोर्ट भी है और उनके पास सेक्युलर सपोर्ट भी मौजूद है। परंतु ओवैसी साहब अपनी पहचान बनाने के लिए उनके साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं और होंगे भी। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि अगर वो दोनों साथ जुड़ते हैं तो उससे और फायदा होगा, ताकि बीजेपी जो है वो थोड़ा और कमजोर, मतलब मैं तो चाहूंगा कि इंडिया में सारा सेक्युलर पार्टीज जो हैं और सेक्युलर सोच जो है वो एक साथ मिलके काम करे ताकि इस शैतान का सामना कर सके। तो अब ये टेस्ट ओवैसी साहब का है और उनकी पार्टी के सत्ता लोगों का है कि क्या वो एक एग्रेसिव ऑल्टरनेट टू हिंदुत्व बन के आना चाहेंगे या क्या वो सेक्युलर रास्ते में जुड़ के साथ काम करना चाहेंगे। आई थिंक बंगाल इज गोइंग टू बी अ मेजर टेस्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत बड़ा टेस्ट नजर आ रहा है। बिकॉज आगे की जो बैटल्स होंगी, आगे की जो लड़ाइयां होंगी, उसके लिए बंगाल जो है वो कैसे ओवैसी साहब उभर के आए और उनकी पार्टी AIMIM कैसे उभर के आए ये दिखाएगा। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प मैं वहां पर देख रहा था कि जो पिछले दफा इलेक्शन हुआ है बंगाल के अंदर, वहां पर जो बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं वो 6 सीटें टीएमसी के पास थी, लेकिन उनको टीएमसी वो सीटें हारी है कांग्रेस की वजह से। वहां पर कि कांग्रेस ने जो है ना वो इस तरीके से वोट को वहां पर डिवाइड कर दिया कि टीएमसी अपनी वो 6 सीटें लूज कर गई और बीजेपी वहां पर जीत गई। तो एक तो ये तो नजर आ रहा है कि कुछ कांग्रेस ने दरार डाली, उसके बाद वो टीएमसी को नुकसान पहुंच गया और सेक्युलर फोर्सों को नुकसान पहुंच गया, और अब अगर ओवैसी का फैक्टर भी वहां जाता है तो वो ज्यादा नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा मौजूद है। तो देखिए हमारे राष्ट्रों में क्या है कि ये नहीं होता कि 50% वोट होना चाहिए। जी जी जी। अगर आपके 35% भी वोट हैं और बाकी के 34 है तो आप जीत जाते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें जो भी अगर आपके बीजेपी के अपना एक सॉलिड 35 to 40% वोट बिल्कुल जो रहेगा। अब अगर दूसरी पार्टीज को अपने ईगोज हटा के ये समझना चाहिए कि हमारे जुड़ने से क्या फायदा है या क्या नुकसान है। अगर कोई समझ इतनी सोच रखे, और जब सोच रखी है तब वो जीते हैं। सही बात। जहां पे ईगोज और जहां पे पर्सनल एम्बिशंस ऊपर आई हैं तो वहां पे वो हारे। इस समय ओवैसी साहब की अगर पर्सनल एम्बिशन हो कि मेरे को मुसलमानों का एक बहुत बड़ा नेता बन गया इसलिए मैं सारे सीट लड़ूंगा, तो हो सकता है कि वो भी कहीं ना पहुंचे और टीएमसी का भी बट्टा बैठ जाए। वो सोच के थोड़ा चलना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इस पे जो है वो दिवांशु साहब इसके ऊपर थोड़ा सा ना ये बताएं कि क्या वजूहात आपको ओवरऑल नजर आती हैं कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म, एक बड़ी जबरदस्त डेमोक्रेसी, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, हर 5 मील घंटे के बाद जो है वो ज़बानें बदल जाती हैं, कल्चर बदल जाता है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, चाइना के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है, क्या वजूहात है कि वहाँ पर सेकुलरिज्म इतना कमज़ोर पड़ गया और जो है वो एक्सट्रीमिज्म जो कि इंडिया को भाता नहीं है। इंडिया की जो तरक्की थी वो सारी उस दौर की तरक्की है जिसमें वो सेकुलरिज्म चढ़ता रहा है। अब जाहिर बहरहाल वो अब तो आंकड़ों और नंबरों की बात ज़्यादा होती है, वो जो एक नज़र आता है ना कि एक आपका डिसेंट इंडिया, वो डिसेंट इंडिया नज़र नहीं आ रहा।
और सेकुलरिज्म बहुत कमजोर, क्या वजूहत रही हैं उसकी, असल वजह क्या है उसकी? देखिए, इसको समझने के लिए मैं भी इसके बारे में काफी सोचता हूं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ आवर प्रॉब्लम टुडे। और इसको समझने के लिए हमें अपने इतिहास पे जाना पड़ेगा। सन 1948 से 50 से जब अंबेडकर साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हेड बनाया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बनाया गया, उन्होंने कहा कि हमारा सेक्युलरिज्म जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे होना चाहिए। देखिए, there are two kinds of secularism in the world. One is the secularism of equality, in which the state is not a part of religion. State distinguishes from religion. जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल कनाडा में है या अमेरिका वगैरह में है, जहां पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुसलमान भी यहाँ पे आएगा या कोई हिंदू भी यहाँ पे आएगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरे को मुस्लिम लॉ यहाँ पे लगाओ, मैं वो फॉलो करूंगा, हिंदू लॉ लगाओ जो यहाँ के, और या कोई क्रिश्चियन कहेगा कि मेरे क्रिश्चियन लॉ, यहाँ पे जो स्टेट लॉ है वो आपको फॉलो करना है। बिल्कुल। हमारा देश में, भारत में सेक्युलरिज्म जो है वो एक सेक्युलरिज्म ऑफ अपीसमेंट बन गया। अच्छा। जहां पे अलग अलग लोगों के अलग अलग कानून भी, अलग अलग रिलीजन के कानून भी उन्होंने कुछ हद तक स्वीकारे, जो गलत था। अंबेडकर साहब ने, नेहरू ने शुरुआत में ही कहा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से अपनाना है हर चीज के लिए। एक कानून, एक देश, एक कानून होना चाहिए। उसको, क्योंकि उस समय भी वो वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई थी, तो लोग उसके खिलाफ, उसके साथ न जुड़ पाए और उसका खामियाजा आज तक वो देश भुगत रहा है। हमारा देखिए, आप अपीजमेंट का सेक्युलरिज्म जो है, जब आप किसी एक व्यक्ति को या एक रिलीजन को आप कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो दूसरा रिलीजन ये आके कह सकता है कि इनको ज्यादा सपोर्ट हो रही है, मेरे को कम हो रही है, या इनको सिर पे चढ़ाया जा रहा है, मेरे को कम सिर पे चढ़ाया जा रहा है। स्टेट, जैसे अकबर, राजा अकबर का था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने दीन इलाही बनाया भी अपना, पर उन्होंने तब भी कहा कि स्टेट जो है वो रिलीजन में इंटरफियर नहीं करेगा। या कनाडा में हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम कोई अगर मुसलमान आए, वो कहे मैं 4 शादियां करूंगा, तो उसको तो अलाउ नहीं करते हैं। या कोई हिंदू आके कहे कि मैं यहाँ पे आके बीच सड़क में मंदिर बना दूंगा या कुछ वो कर दूंगा। हमारे यहाँ तो सड़कों के बीच में उन्होंने कहा कि यहाँ पे हनुमान निकल आया तो वहां पे मंदिर बन गया। किसी ने वहां पे एक चादर चढ़ा दी तो ये पीर बाबा की दरगाह बन गई। वहां पे ये बड़ा कॉमन है। तो गाय खड़ी हो गई तो ये भैया, ये गाय, ये पवित्र हो गया गाय, अब यहां से ट्रैफिक हिल जाएगा, गाय नहीं हिलेगी। ये अपीसमेंट, ये एक ऐसा जिसमें स्टेट भी झुक जाती है, वो चीज जो है वो गलत है। दैट इज समथिंग विच इज अनफॉर्चुनेटली बिकम अ पार्ट ऑफ आवर साउथ एशिया। मैंने ये चीज जो है वो मैं चाइना में भी रहा हूं, मैं इंडोनेशिया में भी रहा। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इंडोनेशिया में मैं 2 साल रहा, और इंडोनेशिया में 95% मुस्लिम लोग हैं। तो वो टोटली इस्लामिक कंट्री है, वो अपने को डिक्लेयर भी इस्लामिक करते हैं। परंतु आप सच माने, इस्लाम का असली मतलब मैंने इंडोनेशिया में सीखा। जिस प्यार मोहब्बत से वो रहते थे, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप कोई और ज्यू वगैरह हो, आप मानेंगे कि वो हिंदू, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में एक दूसरे की शादियां होती थी, वो तब भी एक दूसरे का धर्म फॉलो करते थे, कोई मनाही नहीं थी एक मुस्लिम कंट्री में। इंडोनेशिया, मेरे घर में मैं एक छोटा सा, आपका दर्शकों का टाइम ना लेके, पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा कि मेरी बेगम जो है वो इंडिया वापस चली गई 2 साल बाद, कि उनको यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना था इंडिया में, वहां पे थोड़ी एजुकेशन का प्रॉब्लम था। तो अगले दिन सुबह मैं उठा, मैं कभी कोई मंदिरों में जाके मैं कोई पूजा वूजा नहीं करता, ना कोई आइडल वर्शिप करता हूँ, ना कभी की है जिंदगी में। तो अगले दिन मैं सुबह उठा तो मैं अपने बेडरूम में था, दूसरे बेडरूम में घंटी की आवाज आ रही थी, कोई घंटी बजा रहा है और पूजा कर रहा है, और वो सुगंध भी आ रही है अगरबत्ती की। तो मैं घबरा गया, मैं कहा बेबी को मैं कल दोपहर को मैं जकार्ता से बिठा के आया हूँ, इंडिया पहुंच गई, वहां पे फोन कर गया है, यहाँ पे उसका भूत खड़ा हुआ है जो पूजा कर रहा है, जो ये सब कर रहा है। मैं घबरा गया, तो मैं उस साथ वाले कमरे में जाने से 15 मिनट तक लेटा रहा। मैं घबराता रहा कि कोई भूत तो नहीं है वहां पे जो उसका आ गया है यहाँ पे। सच में मेरे होश उड़ गए। फिर किसी तरह से करके मैं जब वो वहां पे गया, तो मेरी ईबू माने जो हमारी मेड जो हमारे यहाँ काम करती थी, उनको ईबू का मतलब होता है इंडोनेशियन में माँ। अच्छा। हम उनको माँ कहते थे। तो ईबू जो काम करती थी हमारे यहाँ पे, जो मुस्लिम है, जो हमारे घर में ही नमाज पढ़ती थी, 5 वक्त की नमाजी है वो उसमें मंदिर में वो
घंटी बजा रही थी। घंटी बजा रही थी और अगरबत्ती कर रही थी। हाँ तो मैं कहा इबू ये आप क्या कर रहे हैं? कहते मुझे नौनिया, मुझे मैडम कह के गई थी कि आपको ऐसे करना है। हाँ हाँ तो मैं कहा इबू आप तो मुसलमान हैं। तो कहते क्या हुआ? ये तो मैं अपना जैसे नौनिया के लिए करे। मेरी बीवी को पता था कि मैं नहीं करूंगा, आई एम सपोज टू बी, मैं नहीं करूंगा, तो वो इबू को कह के गई और वो कर रही थी। उस लेडी के उस दिन मैंने समझा कि रिलीजन का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का प्यार करें और एक दूसरे को माने। और इसका मतलब और रिलीजन किसी का बदल नहीं जाता ना, किसी घंटी बजाने से भी और उससे भी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो इंसान के अपने अंदर है ना। हमारे यहाँ religion वैसे मंदिर, भी। देखिए मेरे घर में आके लोग, हम लोग जब रमजान का महीना होता था, हाँ। मैं अपने साथ के वर्कर्स वगैरह को बुलाता था हमारे घर में आके, वो अपना जो खाना खाते थे, जो ईदी, जो क्या कहते हैं आप उसको, मैं बिरयानी। रात को वो अपना फास्ट तोड़ते थे। हाँ तो हाँ, वी यूज्ड टू लिव टुगेदर, इफ्तारी। we used to live together, जी or we used to, so the point I'm trying to make is that is the way India has been and आज भी है। आज भी इंडिया में सेक्युलरिज्म बहुत स्ट्रांग है। हम सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलते हैं। या कुछ लोग जो गंद फैला रहे हैं, हाँ उस गंद को दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ओवैसी जैसे लोग भी हाँ। इस समय सोचे कि हमें किस तरह का सेक्युलरिज्म इंडिया में बना के रखना है। नहीं, सेकुलर That is मेरा ख्याल है कि ओवैसी साहब तो सोच रहे हैं, और वो उनकी कोशिश देखें, बिहार के अंदर भी सेकुलर पार्टीज के साथ मिलने की थी, उन्होंने मिलाया नहीं उनको। और वो अब बंगाल के अंदर भी जो है वो इनकी कोशिश ये है कि वो टीएमसी के साथ या कांग्रेस अगर मिलना चाहे तो कांग्रेस के साथ भी वो मिलकर जो है कोई इत्तेहाद के अंदर इलेक्शन लड़ें। तो दिवांशु साहब, मेरा ख्याल है गुफ्तगू आज हमारी बहुत अच्छी रही और हमने जायजा लिया कि जनाब के जो इमर्जिंग लीडरशिप है ओवैसी साहब की, और मुसलमान उनकी तरफ देख रहे हैं और मुसलमान को वोट भी दे रहे हैं और उनको आगे भी बढ़ा रहे हैं। उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है, हैदराबाद से निकल कर वो जो है बिहार और महाराष्ट्र के अंदर पहुंच चुके हैं और अब जो है वो बंगाल का रुख कर रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर बंगाल का इलेक्शन होना है और उसके अंदर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु साहब आपका। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक हम लोग बहुत खुश हैं कि अगर सेक्युलर लोग आगे आए, वो किसी भी पंथ के हों, अगर वो आगे आके इंडिया को जोड़ने की बात करेंगे तो सब लोग उनके साथ, मैं समझता हूं, इन द लॉन्ग रन जरूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु साहब आपका, आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम जो है हमने कोशिश की कि वो जो हमने पिछले वक्त गुफ्तगू शुरू की थी वो थोड़ी सी वाइंड अप होने से रह गई। और दिवांशु साहब हमारे जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तो हम गाए बगाए उनको अपने प्रोग्राम में फॉरेन अफेयर्स के हवाले से बुलाते रहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो है हमने कोशिश की कि इंडिया के जो मुसलमानों के अंदर जो एक बेचैनी पाई जाती है, एक लीडरशिप की इमर्जिंग लीडरशिप वहाँ पर आगे बढ़ रही है और मुसलमान जो है वो सोच रहे हैं कि जी उनका ही लीडर होना चाहिए जो कि इस बात को आगे बढ़ा सकता है। इस बात को जो है हमने, तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है आगे भी इंडिया की पॉलिटिक्स पे भी नज़र रखते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी नज़र रखेंगे और दुनिया में जहाँ जहाँ जो है वो पॉलिटिक्स, अभी हमने अमेरिका के हवाले से आपके सामने कुछ तज़ियात पेश किए थे और ये करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते जो है वो एक नए मौजू के साथ फिर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक ख़ास बात फिर अगेन दोबारा रिमाइंडर कि खुदारा अपने मास्क इस्तेमाल कीजिए, बाहर निकलें और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर के अंदर लगाएं। लॉकडाउन की सूरत हाल है, काफ़ी लोग जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं और आप सिर्फ जो है वो अपनी ज़िंदगी भी बचाएं और अपनी ज़िंदगी से दूसरों की ज़िंदगियों को भी बचाएं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।